मुख्यमंत्री तीरथ रावत अचानक पहुंचे देहरादून। स्मार्ट सिटी के कार्यों का किया निरीक्षण। सीएम के अकस्मात दौरे से अफसरों के हाथ फूले हाथ पांव। बारह और 14 अप्रैल को होगा शाही स्नान। प्रशासन ने पूरी की तैयारियां। हर की पौड़ी में स्नान नहीं कर सकेंगे श्रद्धालु। रविवार को हरिद्वार पहुंचे नेपाल के अंतिम राजा ज्ञानेंद्र। सोमवार को करेंगे शाही स्नान। हरिद्वार आगमन पर निरंजनी अखाड़ा के संतों ने किया भव्य स्वागत। शाही स्नान से एक दिन पहले अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी आए कोरोना पॉजिटिव। अखिलेश यादव से भी की थी मुलाकात। संतों और प्रशासन में मचा हड़कंप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपका उत्तराखंड के साथ योगेश पांडे। शुरुआत कर लेते हैं उत्तराखंड की खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत रविवार को अचानक देहरादून स्मार्ट सिटी के कार्यों का जायजा लेने पहुंच गए, जिससे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पलटन बाजार परेड ग्राउंड में स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री के औचक निरीक्षण की खबर मिलते ही डीएम डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि 30 अप्रैल तक स्मार्ट सिटी के कार्य को पूरा करने का समय दिया गया था। एक सप्ताह और ले लो, लेकिन काम पूरा चाहिए। और वहीं मुख्यमंत्री ने पलटन बाजार में व्यापारियों से भी बात की। व्यापारियों ने कहा कि समस्या यह है कि रात भर यहां काम होता है और सुबह खुली मिट्टी की वजह से धूल उड़ती है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां फिलहाल रोजाना पानी की व्यवस्था कराई जाए। हरिद्वार महाकुंभ में 12 और 14 अप्रैल को शाही स्नान पर्व है और इस दौरान श्रद्धालु बड़ी संख्या में हरिद्वार पहुंचेंगे। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने पुख्ता तैयारियां की हैं। आईजी कुंभ मेला संजय गुंज्याल ने कहा कि शाही स्नान में सभी अखाड़े सम्मिलित होते हैं और इसलिए हाईवे प्रतिबंधित किया जाता है, जिसके चलते अन्य जगहों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बाहर के क्षेत्रों में पार्किंग की सुविधा की गई है। बता दें कि मेला क्षेत्र को प्रशासन सुविधा के लिए 9 जोन और 24 सेक्टर में बांटा गया है। वहीं आईजी कुंभ ने बताया है कि शाही स्नान के दौरान हर की पैड़ी, ब्रह्मकुंड और आसपास के घाटों पर श्रद्धालुओं स्नान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये अखाड़ों के लिए आरक्षित रहेंगे। 12 तारीख को आप जानते हैं कि दूसरा शाही स्नान, 13 तारीख को नव संवत का स्नान और 14 तारीख को बैसाखी के दिन तीसरा शाही स्नान है, जिसमें 13 के 13 अखाड़ों के द्वारा प्रतिभाग लिया जाता है। और क्योंकि ये हाईवे से जाने की वजह से पूरा जो हाईवे है वो सुबह से शाम तक प्रतिबंधित रहता है, 0 जोन के रूप में रहता है और वहां पर किसी भी तरह का गाड़ियों का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने जितने भी बाहर के एरिया है वहां अलग अलग पार्किंग प्लेसेस रखी हुई है, जहां पर कि हमारा मेन हर की पैड़ी, ब्रह्मकुंड और आसपास के घाट है, वहां पर श्रद्धालुओं के द्वारा उस दिन स्नान नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये आरक्षित होता है सारे अखाड़ों के लिए। तो मेरी यही अपील है कि जितने भी हमारे बाकी घाट है उनका प्रयोग करें। और उस दिन क्योंकि शाम तक, इनफैक्ट काफी लेट तक भी अखाड़ों के द्वारा स्नान किया जाता है, तो उस दौरान जिस तरह से हर की पैड़ी में आम दिनों पर जो पूजा या आरती होती थी और लोगों के द्वारा, श्रद्धालुओं के द्वारा वहां पर बैठकर आरती का लाभ, पुण्य लाभ उठाया जाता था, इस पे थोड़ी तब्दीली रहेगी, क्योंकि उस दौरान भी तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और वहीं रविवार सुबह ही महंत नरेंद्र गिरी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भी अखाड़े में स्वागत कर मुलाकात की थी। इसके बाद शाम को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो संतों, मेला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी और उनके संपर्क में आए सभी संत और अधिकारी आइसोलेट हो गए हैं। वहीं अब संपर्क में आए सभी संतों और अधिकारियों को कोविड जांच भी की जाएगी। और इसके साथ ही महंत नरेंद्र गिरी का कहना है कि उनकी तबीयत ठीक न होने की वजह से वे शनिवार को अस्पताल में भर्ती हुए थे, लेकिन वहां उन्हें ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वे अखाड़े में आ गए थे, जहां रविवार शाम को उन्हें पता चला कि वे कोरोना संक्रमित हैं। इसके बाद वे आइसोलेट हो गए हैं। वहीं कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अब महंत गिरी सोमवती अमावस्या और मेष संक्रांति का शाही स्नान नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद सभी अधिकारियों ने खुद को आइसोलेट कर लिया है।
तो नेपाल के अंतिम राजा ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह 12 अप्रैल को महाकुंभ का शाही स्नान करेंगे। दरअसल ज्ञानेंद्र वीर रविवार सुबह हरिद्वार पहुंचे और यहां पहुंचकर उन्होंने श्री दक्षिण काली मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी पहुंचकर संतों से मुलाकात भी की है। निरंजन पीठाधीश्वर कैलासानंद गिरी ने बताया कि ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह रविवार को हरिद्वार पहुंचे हैं। निरंजनी अखाड़ा के संतों ने उनका भव्य स्वागत भी किया है। उन्होंने श्री दक्षिण काली मंदिर में पूजा अर्चना कर संतों और महामंडलेश्वरों से मुलाकात भी की है। वहीं निरंजन पीठाधीश्वर ने बताया कि ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह 12 अप्रैल को उनके साथ शाही स्नान करेंगे। तो हरिद्वार महाकुंभ के क्रम में रविवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तीर्थ नगरी पहुंचे। यहां उन्होंने संतों से मुलाकात भी की और गंगा पूजन में भी भाग लिया। हरिद्वार के कनखल स्थित शंकराचार्य मठ में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती से भेंट करने के लिए पहुंचे थे। मठ पहुंचकर अखिलेश सीधे स्वामी स्वरूपानंद के कक्ष में गए। इससे पहले उन्होंने अविमुक्तानंद सरस्वती से मुलाकात भी की थी। इसके बाद उन्होंने गंगा पूजन नीलधारा शंकराचार्य छावनी पहुंचे। वहां जगत गुरु के शिष्य अविमुक्तानंद सरस्वती से मुलाकात की और नीलधारा पर ही स्नान किया। किच्छा विधायक राजेश शुक्ला ने अपने आवास पर कहा कि कोरोना संकट के बावजूद विधानसभा क्षेत्र में विकास की रफ्तार कमजोर नहीं पड़ने दी जाई है और साल के शुरू में नगला पंत नगर, लालपुर और सिरौली कला को नगर पंचायत बनाए जाने की सौगात मिली है। सड़क, प्रमुख धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार, स्वास्थ्य, बिजली, पानी सहित अनेक कल्याणकारी योजनाओं पर काम कराए गए हैं। पूर्व में संकट के दौरान बाहर से आने वाले लोगों, श्रमिकों को भोजन से लेकर आर्थिक मदद तक उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किच्छा विधानसभा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सौगात दी है, जिसका लाभ किच्छा ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेशवासियों को मिलेगा और रोजगार को बढ़ावा भी मिलेगा। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कांग्रेस डूबती हुई नाव है जिस पर कोई भी बैठना नहीं चाह रहा है। ने शुचिता से काम किया है, ईमानदारी से काम किया है, कोई दाग बड़ा नहीं है किसी किस्म का हमारे सरकार पर। 4 साल त्रिवेंद्र जी ने काम किया है, अच्छा काम किया है। अब तीरथ जी आए हैं, अनुभवी हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं और मिनिस्टर भी रह चुके हैं और सांसद भी हैं, विधायक भी रहे हैं, तो उनको एक व्यापक अनुभव है। और मुझे लगता है कि उनके साथ मिलकर हम लोग जो काम पिछले हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के समय में शुरू किए गए थे उसको भी आगे बढ़ाएंगे और नई चीज़ों को लेकर आएंगे। और जिस तरीके से कांग्रेस यहाँ बिखरी हुई है, नेतृत्व विहीन है, राष्ट्रीय स्तर पर उनके पास कोई नेता नहीं है, यहाँ भी उनके नेताओं में आपस में झगड़े बहुत हैं। क्या कहते हैं वो कि कुछ है नहीं सामने, ना सूद भी नहीं है, कपास भी नहीं है और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा हो रहा है कि नेता कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अरे भाई, पहले 36 MLA लाने की तैयारी तो करो। तो वहाँ तो नेतृत्व का झगड़ा है। उस झगड़े में कांग्रेस बिखरी हुई है और मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी काम कर रहे हैं, जिस तरीके से राष्ट्र को आगे ले जाने का काम हो रहा है, जिस तरीके से हमारे स्टेट में हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में लगे हुए हैं, तो मुझे पूरी आशा है कि हम लोग फिर से उत्तराखंड में सरकार बनाएंगे और भारी संख्या में जीतेंगे। तो उत्तराखंड को कोविड टीके की नई खेप मिलने से राहत मिल गई है। रविवार को 1,38,000 कोविशील्ड वैक्सीन की डोज राज्य को मिल गई है। बता दें कि वैक्सीन की कमी से प्रदेश के 4 जिलों में शनिवार को टीकाकरण कार्य प्रभावित हो गया था और अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से वैक्सीन आने के बाद प्रदेश में टीकाकरण को फिर से गति मिल गई है। बता दें कि कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ ही प्रदेश में कोविड वैक्सीन कम पड़ रही थी। केंद्र से राज्य की मांग के अनुरूप वैक्सीन नहीं मिल पा रही थी। वहीं कई जिलों में वैक्सीन स्टॉक खत्म होने से टीकाकरण कार्य प्रभावित हुआ था। लेकिन शनिवार को प्रदेश के 13 जिलों में 519 बूथों पर 45,684 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई और कोरोना के बढ़ते संक्रमण से लोग वैक्सीन लगाने के लिए आगे आ रहे हैं। बता दें कि प्रदेश में अब तक 10,96,000 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है, जबकि 1,77,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मचारियों और उनके साथ फ्रंट लाइन वर्करों और 45 से 60 साल की आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज के साथ टीकाकरण पूरा किया गया है।
उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश में रविवार को 1333 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 8 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। वहीं एक्टिव केस की संख्या 7000 पार पहुंच गई है। बता दें कि रविवार को 243 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार रविवार को 31,285 सैंपलों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। गौरतलब है कि प्रदेश में अब तक 1,08,812 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 97,887 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। बता दें कि देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शनिवार को नाइट कर्फ्यू की शुरुआत हो गई है और जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने शनिवार सुबह इसके विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। रात को इसका अनुपालन भी शुरू हो गया है। वहीं कई सेवाओं और लोगों को रात्रि कर्फ्यू से छूट दी गई है। बता दें कि राज्य मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को राजधानी दून में रात्रि कर्फ्यू लगाने का बड़ा फैसला लिया था। इसके बाद से ही लोग जिलाधिकारी के आदेश का इंतजार कर रहे थे, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किन किन सेवाओं को इससे छूट मिली है। वहीं दून में रात्रि कर्फ्यू को लेकर पुलिस ने भी कमर कस ली है। इस संबंध में एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने जिले के अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ हुई बैठक में कर्फ्यू के दौरान सभी जगहों पर तैनात रहकर पहले दिन चेतावनी जारी करने और इसके बाद नियमों के उल्लंघन पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि नाइट कर्फ्यू के ऐलान के बाद राजधानी की सड़कें पूरी तरह से सुनसान नजर आई। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की कोविड रिपोर्ट निगेटिव आई है। बता दें कि बीते 24 मार्च को उनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया था। अब हरीश रावत ने कोरोना से जंग जीतने के बाद सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि जय जिंदगी मेरे भाग्य में अभी कुछ और सेवा लिखी है। इष्ट देवता और आप सबके आशीर्वाद से स्वस्थ हो रहा हूं। हरीश रावत ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पीएम मोदी को दिल से धन्यवाद भी दिया है और साथ ही केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, राजनाथ सिंह और सीएम तीरथ सिंह रावत समेत सभी नेताओं का भी उन्होंने धन्यवाद किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस युद्ध में मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए सभी का धन्यवाद। एम्स की महान संस्था एवं उनके योग्यतम निदेशक व समस्त टीम का भी जीवन भर गुणग्राही रहूंगा। मैं उस छोटे से अस्थायी कर्मचारी को कैसे भूल सकता हूं, जिसने जीवन को खतरा उठाकर मेरे जीवन को बचाने के लिए हर संभव कार्य किए। उत्तराखंड में सल्ट उपचुनाव में प्रचार की जंग अब और तेजी पकड़ेगी। आखिरी चरण में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी मैदान में उतरने वाले हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का 15 अप्रैल को सल्ट उपचुनाव में उतरने का कार्यक्रम है। पिछले 3 दिनों से सल्ट में डेरा जमाए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि कैबिनेट में मंत्री यशपाल आर्य, राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, सांसद अजय भट्ट, अजय टमटा और पार्टी प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट समेत अन्य जनप्रतिनिधि प्रचार में जुटे हैं। बता दें कि सल्ट उपचुनाव के लिए 17 अप्रैल को मतदान होना है और जिसके चलते राजनीतिक दलों के पास प्रचार के लिए अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। वहीं वजह है कि बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल नेताओं के सल्ट में डेरा जमाने की संभावना जताई जा रही है। उधर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का कार्यक्रम भी बन गया है और वो 15 को सल्ट जाएंगे और 2 दिन प्रचार करेंगे। इस दौरान उनकी चुनावी सभाएं और जनसंपर्क अभियान होंगे। उत्तराखंड के टिहरी जिले के कई क्षेत्रों के जंगल में आग लगी है। धनोटी, चंबाल, नरेंद्रनगर, पोखाल, भिलंगाना और बलंगांगा से समेत अन्य क्षेत्रों में जंगल धधक रहे हैं, जिससे वन्यजीव और वन संपदा को भारी नुकसान हो रहा है। बता दें कि वन विभाग जंगलों की आग पर काबू पाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है, लेकिन बारिश कम होने और पिरोल के भारी मात्रा में गिरने से आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। शनिवार देर रात जिला मुख्यालय से सटे बुड़ोगी के जंगलों में आग लग गई है, जहां वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद रात करीब 2:30 बजे आग पर काबू पाया। वहीं रेंज अधिकारी आशुतोष ने बताया कि ज्यादातर आग की घटनाएं मानव जनित हैं और आप बता दें कि जंगलों में आग लगने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधान किए गए हैं। पहले गत वर्ष में हम जो है केवल इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंतर्गत ही कार्रवाई कर पाते थे। इस समय आईपीसी की धारा के लिए भी इसमें प्रावधान कर दिया गया है कि अगर कोई अग्नि दुर्घटना आग लगाते हुए पकड़ा गया तो उस पर आईपीसी की धाराएं भी लगाई जाएंगी। जिलाधिकारी महोदया ने भी इस समय जो है 10,000 रुपये जो बताएगा
जो ये आग लगाने वाले का जो है विद प्रूफ पता देगा तो उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा और उसके इनाम भी दिया जाएगा उसको 10,000 रुपये का। इस तरीके का भी प्रावधान हमारे इस समय हमारी टिहरी रेंज के अंतर्गत में 13 क्रू स्टेशन है, एक मास्टर कंट्रोल रूम है जिसमें हम लगातार संपर्क में हैं। लोगों से भी हमारी द्वारा जनता द्वारा भी अपील की जा रही है, जनप्रतिनिधि भी जो है सोशल मीडिया पे अपील डाल रहे हैं। इन सब अपीलों पे, इन सब चीजों पे थोड़ा गौर करें, गंभीरता करें। जंगल हमारे नहीं, जंगल आपके भी हैं, आप ही लोगों के जंगल हैं, हम तो केवल चौकीदार हैं, उसकी रक्षा के उसके लिए हैं और आपका सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तो पूरी कोशिश जनता की भी रहे कि इसको जो है जहां तक संभव। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड के दुगड्डा के पास गोदी बड़ी गांव से शनिवार देर शाम गुलदार गांव घर के आंगन में खेल रही एक 4 साल की बच्ची को उठाकर ले गया। घटना की चीख पुकार मच गई। वहीं परिजन गुलदार के पीछे झाड़ियों में दौड़े। शोरगुल होता देख गुलदार बच्ची को झाड़ियों में छोड़कर भाग गया। वहीं परिजनों ने बुरी तरह जख्मी बच्ची को प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही दुगड्डा क्षेत्र में लोग एकत्र हो गए। रेंजर किशोर नौटियाल ने बताया कि गांव में वन विभाग की टीम लगा दी गई है, कैमरा ट्रैप लगाए जा रहे हैं। घटनास्थल के पास पिंजरा लगाने की कार्रवाई चल रही है। और इसके साथ ही किशोर नौटियाल ने ग्रामीणों को आश्वासन दिलाया कि जल्द ही गुलदार को पकड़ लिया जाएगा। ये बच्चे घूमने गए थे, इनके साथ में बड़ी औरतें भी थी। अब ये घूम के वापस आ रहे थे। बच्ची थोड़ा सा मुश्किल से 10 कदम आगे थी। वो बाघ ने जो है एकदम से बगल से झपटा मार के इसको लेके चला गया। फिर हम गए ढूंढने के लिए गए, फिर बच्चे बुलाए, ये लोग गए, फिर बॉडी मिली हमको। फिर बॉडी लेके दुगड्डा हॉस्पिटल गए। वहां उन्होंने कहा कि ये मृत्यु है। उसके बाद जंगलात वाले आए, उन्होंने यहाँ हवाई फायर की और सुबह के लिए आश्वासन दिया कि हम बनाग निकाल भी चल रहा है, साथ साथ जो है दोनों ही जगह हम ध्यान दे रहे हैं। और हमारा स्टाफ जो सतर्क है, हमने आगे इसके लिए पिंजरे 2 इंस्टॉल कर दिए हैं। कैमरे ट्रैप्स लगाकर वन्य जीव की जो है मूवमेंट को देखा जा रहा है और हम बिल्कुल सतर्क है ताकि आगे से ऐसी घटना न होने पाए। हमारे स्टाफ हर समय यहाँ पर तैनात रहेगा, वो देखता रहेगा, उसका मूवमेंट देखना बहुत जरूरी है। और जल्दी से जल्दी हमारी यही कोशिश रहेगी कि इस गुलदार को जो है कैद कर दिया जाए। तो जहां एक और कोरोना महामारी का प्रकोप देश व प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं ऐसे में डॉक्टर भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर लगातार लोगों को महामारी से बचाने के लिए प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में आज विधायक प्रदीप बत्रा और मेयर गौरव गोयल ने रुड़की के ईदगाह चौक पर अत्याधुनिक निजी अस्पताल का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर मेयर गौरव गोयल ने कहा कि इस प्रकार के अस्पताल जनता के लिए लाभदायक साबित होगा और आज के समय में सस्ते दाम में अच्छा इलाज मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में यह अस्पताल लोगों के लिए काफी मददगार साबित होगा। पूरा देश जो है कोरोना महामारी से गुजर रहा है और काफ़ी लोग परेशान हैं कोरोना की जानकारी को लेकर, कोरोना की टेस्टिंग को लेकर, और भी कई सारी बीमारियां जो है इससे फैल रही हैं। ऐसे टाइम पे ये संजीवनी साबित होगा ये हॉस्पिटल यहाँ पर, और ये कैसे ये खुला है, यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। काफ़ी लोग यहाँ पे गरीब तबके के भी रहते हैं, तो मैं डॉक्टर राजा साहब को बधाई दूंगा कि ऐसे मौके पर इन्होंने यहाँ पर ये हॉस्पिटल खोला और ये आगे लोगों को मदद करें, गरीबों की मदद करें, आयुष्मान कार्ड से और गोल्डन कार्ड से लोगों के तहत के इलाज करें ताकि लोग अपना सरकारी स्कीम के तहत इलाज करा सकें। ये 40 हॉस्पिटल यहाँ पर खुला है, उसके लिए मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और एक सेवा का क्षेत्र है, सेवा का कार्य है, डॉक्टर साहब सेवा करें और जितने लोग रात मिलेगी उतने लोगों को दुआ दें। क्लिनिक खुला है यहाँ पर आम जन की सेवाओं के लिए और एक बहुत नॉमिनल रेट्स इन्होंने रखे हैं, खासतौर से वाइट कार्ड धारकों के लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो भी फ्री है। और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ हॉस्पिटल के अंदर जो मरीज आए उनको निश्चित रूप से लाभ मिले और
स्वस्थ होकर डॉक्टर अपनी तरफ से सतत प्रयास करते हैं कि मरीज को अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा सके। बाकी ईश्वर का आशीष है और मैं तो धर्मनगरी हरिद्वार में महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है और अखाड़ों में फहराई जाने वाली धर्मध्वजा की स्थापना के बाद अखाड़ों के कुंभ कार्य शुरू हो जाते हैं। आज निर्मला छावनी में श्री निर्मल पंचायती अखाड़े की धर्मध्वजा स्थापित की गई है। इस मौके पर अखाड़ों के पदाधिकारियों समेत मेला प्राधिकरण के अधिकारी भी मौजूद रहे। कल जो है निर्मल पंचायती अखाड़े की प्रवेशशाही हुई और प्रवेशशाही के बाद निर्मल पंचायती अखाड़े की छावनी में जो सनातन धर्म और सभी धर्मों की जो है अपने संप्रदायों के अनुसार निर्मल संप्रदाय की परंपरा में आज ध्वजारोहण हुआ है, जिसको पंजाबी भाषा में निशान साहब चढ़ाया जाता है, इस रूप में बोला जाता है। ध्वजारोहण हुआ है। ध्वजारोहण के साथ साथ हमने हमारे निर्मल पंचायती अखाड़े के जो है इस निर्मल पीठ में जगत गुरु शंकराचार्य और सभी अखाड़ों के जो है मंडलेश्वर महामंडलेश्वर लोग पधारे हुए हैं। इसमें विशेष रूप से आज प्रेरणा पीठ के जो है जगत गुरु नानक दास जी महाराज के उत्तराधिकारी स्वामी महंत श्री ज्ञान। उत्तराखंड के नागरिक चिकित्सालय खटीमा में कोविड वैक्सीनेशन में तेजी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं खटीमा में अभी तक कुल 9 वैक्सीनेशन सेंटर खोलकर आमजन को कोविड-19 के टीकाकरण का काम किया जा रहा है। इसी क्रम में कोरोना नोडल अधिकारी डॉक्टर वीपी सिंह ने खटीमा स्थित कारखानों के कर्मचारियों और उनके परिजनों को कोविड वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया गया है। इसी के तहत खटीमा के पीलीभीत रोड स्थित ईस्टर इंडस्ट्रीज कारखाने में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर वैक्सीनेशन सेंटर की स्थापना की गई है और कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन ईस्टर कारखाना के मानव संसाधन प्रमुख अजय मेहता द्वारा किया गया है। वैक्सीनेशन के क्रम को अपने बढ़ाते हुए जैसे 9 सेंटर हमने खोले थे, तो आज हमने ईस्टर में इसको लगाने का फैसला लिया है। हमारे मेहता जी जिन्होंने सहयोग किया हमें इसमें लगाने के लिए, तो हम उनके पास फैक्ट्री में 45 से वर्ग से ऊपर वाले हमारे पात्र बहुत 200 से 250 लोग हैं। तो हम फेज़ वाइज में आज और कल में इसे पूरा करेंगे ताकि कोई भी लोग टीकाकरण से छूट ना जाए। डॉक्टर वीपी सिंह जी के माध्यम से ये आज टीकाकरण किया जा रहा है, जिसमें 45 वर्ष से ऊपर के हमारे जितने भी कर्मचारी, लगभग 200 कर्मचारी हैं और उनका परिवार है, तो उनको आज और कल 2 दिन वैक्सीनेशन का काम किया जाएगा ताकि उनको एक सुरक्षा कवच कोविड-19 के अगेंस्ट लड़ने के लिए दिया जा सके। और इसमें हमारे सभी कर्मचारी बड़े उत्सुकता के साथ इस पर हमारा साथ दे रहे हैं। ये अभी पहली वैक्सीन है और उसके 42 दिन के बाद यानी कि 23 तारीख को अगले महीने उत्तराखंड की तीरथ सिंह रावत सरकार ने गैरसैंण कमिश्नरी की घोषणा पर ब्रेक लगा दिए हैं, लेकिन गैरसैंण को मंडल बनाए जाने के फैसले को ठंडे बस्ते में डालने से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत असहज नजर आए। हालांकि उन्होंने इसे नई सरकार की अपनी सोच करार दिया है। त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि गैरसैंण मंडल को घोषणा करने से पहले उन्होंने वहां के विधायकों से राय भी ली थी, क्योंकि उन्हें इस बात की आशंका थी कि मंडल बनाए जाने से इस तरह के सवाल जरूर उठेंगे। अब पूर्व मुख्यमंत्री ने मंडल बनाए जाने के अपने फैसले के समर्थन में तर्क दिया है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी परिक्षेत्र के सुनियोजित विकास और भविष्य की सोच के साथ यह घोषणा की गई थी। वो चाहते थे कि गैरसैंण मंडल गढ़वाल और कुमायूं की मिलीजुली संस्कृति का नया संगम बने। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने बताया कि गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है और इसके साथ ही गैरसैंण के भावी विकास की दृष्टि से भी यह जरूरी था। वहीं गैरसैंण राजधानी परिक्षेत्र के सुनियोजित विकास के लिए उन्होंने 10 साल के लिए 25,000 करोड़ का रोड मैप भी बनाया था, उस पर काम भी शुरू हो गया है। गैरसैंण भराड़ीसैंण में नियमित रूप से विधानसभा सत्र होंगे। वहां पर कानून व्यवस्था बनाने, प्रदेश की जनता की मांगों को त्वरित निपटारे और राजधानी परिक्षेत्र के सुनियोजित विकास के लिए वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस के नियमित रूप से वहां पर बैठने के लिए गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने की सोच थी। सोच यही थी कि धीरे धीरे राजधानी परिक्षेत्र का सुनियोजित और तेजी से विकास हो सके। इसके पीछे एक सोच थी कि गढ़वाल कुमाऊं का एक प्रयाग बने, संगम बने और
उसमें 2 जनपद गढ़वाल के और 2 जनपद कुमाऊं मंडल के उसमें सम्मिलित करने की मैंने घोषणा की थी। कुछ लोगों का ये विचार था कि पिथौरागढ़ को भी उसमें सम्मिलित करना चाहिए, तो हमने कहा उस पर पुनर्विचार किया जा सकता है। उसमें कुछ सवाल उठे कि साहब कुमाऊं की संस्कृति, गढ़वाल की संस्कृति, तो मैं समझता हूं कि संस्कृति एक ऐसी चीज है, और जो अल्मोड़ा जो एक सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है उत्तराखंड का, वो तो गंगा की तरह है। जो भी संस्कृतियां उसमें मिलेंगी, जहां भी संगम होगा संस्कृतियों का, तो गंगा अपना रूप नहीं बदलती है। ऐसी ही संस्कृति है, वो अपना रूप नहीं बदलती है। लेकिन ठीक है, सरकार ने निर्णय लिया है, स्थगित करने का निर्णय लिया है, तो ठीक है, कैबिनेट ने निर्णय लिया, तो उसमें उनका अपना सोच है, उसके बारे में मैं कोई आप उत्तराखंड में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ।